बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भटक रहे हैं नागरिक प्रमाण पत्रों में कोविड कारण जुड़ाने, शासकीय लाभ से वंचित हो रहे हैं परिजन। प्रमाण पत्रों के लिए कोविड का कॉलम नहीं, प्रमाण पत्र पाने परेशान हो रहे हैं परिजन। मंडी और ओपन कैब में खुले में पड़ा धान, बारिश में भीगकर अंकुरित हो रहे हैं धान के बोरे। जिम्मेदारों की उदासीनता से धान की हो रही बर्बादी, फटी पन्नियों से बोरों में रिस रहा बरसात का पानी। लाखों रुपये का धान बर्बादी की कगार पर। मिलावट से मुक्ति अभियान पड़ा सुस्त, अमानक खाद्य पदार्थों की नहीं हो रही जांच रिपोर्ट आने में लगता है लंबा समय। 1 वर्ष से विभाग कर रहा जांच का इंतजार, ऐसे में कैसे मिलेगी ग्राहकों को शुद्ध सामग्री। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से अपनों के इस दुनिया में नहीं रहने पर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्रों में कोविड से मृत्यु का कारण नहीं होने से परेशानी उठानी पड़ रही है। बालाघाट जिले में सरकारी अस्पताल और निकायों से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और उन परिजनों की संख्या ज्यादा है जो कोविड से मृत्यु का कारण जुड़ाने के लिए भटक रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भयावह थी और इसी लहर में कई जिंदगियां हमेशा के लिए अपनों से दूर हो गईं। लेकिन परेशानी कम नहीं हुई, बल्कि उन्हीं अपनों की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र साधारण तौर पर मिल रहा है। ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सगे संबंधी शासकीय सेवा में थे और उन्हें नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति या फिर अन्य कार्यों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ रही है। जबकि कई गरीब वर्ग जिनके परिवार से किसी की मृत्यु होने पर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड से मौत का कारण जुड़वाना पड़ रहा है। ऐसे में परेशानी ही नसीब हो रही है, क्योंकि शासकीय अस्पताल और निकायों से जारी हो रहे मृत्यु प्रमाण पत्र हमेशा की तरह सामान्य रूप से जारी होते हैं, जिनमें कोविड का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। बीते दिनों जिला अस्पताल ने व्यवस्था की जानकारी दी थी, जिसमें बताया गया था कि जिला अस्पताल में अगर किसी को कोविड से मृत्यु हुई हो तो उनके परिजन आवेदन कर यह कारण जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब भी कई लोगों को आवेदन लेकर भटकना पड़ रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना संक्रमण की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो निजी अस्पताल या फिर होम आइसोलेशन में रहते हुए कोरोना का शिकार बने और उनकी मृत्यु हुई। ऐसे मृतकों के प्रमाण पत्र नगरपालिका, नगर परिषद एवं पंचायतों से जारी होते हैं, लेकिन इनमें भी कोविड से मौत का कारण अंकित नहीं होता। जानकारी के मुताबिक बालाघाट नगरीय क्षेत्र में अप्रैल से जून माह के दौरान 82 लोगों की कोविड से मौत हुई है, जिनमें सभी परिजन कोविड से मृत्यु का कारण जुड़वाने का प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। विभागीय तौर पर व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है ताकि कोविड से मृत्यु का कारण प्रमाण पत्रों में जुड़ जाए, ताकि लोगों को शासकीय तौर पर सहायता प्राप्त करने में आसानी हो सके। मानसून सिर पर है और धान मंडियों और ओपन कैब में रखे लाखों रुपयों का धान बद इंतजामी की भेंट चढ़ने को तैयार है। जिम्मेदार अफसरों को सब कुछ पता होने पर वे अनजान बने हुए हैं। कई जगह धान के बोरों को ना तो ढांका गया है और न ही कैप कवर लगाए गए हैं। नजारा कुछ यूं है कि देख रेख के अभाव में धान के बोरों से अंकुरण निकलने लगा है, जिससे लाखों का धान यूं ही बर्बाद हो रहा है। जिले की धान मंडियों और ओपन कैब में शासकीय धान की खुलेआम बर्बादी सहज रूप से देखी जा सकती है। हजारों बोरा धान खुले आसमान के नीचे यूं ही रखा हुआ है,
छल्ली बनाकर बोरों को रखकर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मानसून की बारिश दस्तक दे चुकी है और अधिकारी व खरीदी केंद्रों में तैनात कर्मचारियों द्वारा बारिश से धान के बोरों को बचाने की कोशिशें अब भी अधूरी है। कई जगह तो खुले आसमान के नीचे तो कहीं तालपत्री न होने के कारण ऊपर के हिस्से और नीचे में रखे धान के बोरे पानी से पूरी तरह भींगे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से पानी से भींगे धान में गर्मी की वजह से अंकुरण निकलने लगा है। बोरों से निकलते अंकुरण को छिपाने की कोशिशें भी हो रही हैं। कुछ कर्मचारी बोरों से निकल रहे धान के हरे हरे अंकुरण को नष्ट करने की तैयारी में दिखाई पड़ते हैं ताकि अपनी नाकामी छिपाई जा सके। गोंगले धान मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तो पता चला कि यहाँ टीन शेड के नीचे धान रखा हुआ है और कहीं कहीं शेड के अभाव में पन्नियां डाल दी गई हैं, जो भी कई जगह से फटी होने से बारिश का पानी धान की बोरियों में रिस रहा है। और तो और कई धान की बोरियां पूरी तरह भीगकर अंकुरित हो चुकी है। ऐसा ही नज़ारा धान खरीदी कर ओपन कैप में रखे धान में भी दिखाई पड़ता है, जहां रखरखाव के अभाव में धान के बोरे भीग रहे हैं और लाखों रुपये के धान की बर्बादी हो रही है। गोंगले धान खरीदी केंद्र के शाखा प्रबंधक विजेंद्र सिंह ठाकुर से जब इस बद इंतजामी को लेकर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ 52,000 मीट्रिक टन धान मिलिंग न हो पाने से संग्रहित है और अगर मिलिंग की गई होती तो यहाँ धान नहीं होता। बारिश से बचाने सभी प्रयास किए गए हैं। आपको तो मिलर ही बता पाएंगे क्योंकि मिलिंग उनके ऊपर निर्भर करता नहीं रहता है, एग्रीमेंट जो रहता है वो पॉलिसी मिलर से जो संतुष्ट नहीं है वो मिलर बता पाएंगे, अपन उसके बारे में जानकारी नहीं रखते। अब जैसे कि सर सामने मानसून भी है और धान अभी खुली छत के नीचे कुछ साइड में है, तो सर इसमें किस प्रकार की दिक्कत होगी? नहीं, शेड में है, वहाँ पर जहाँ भी खुला है वहाँ पर अपने द्वारा कवर कर दिया गया है। हाँ तो सर लेकिन सर देखना ये ज़्यादा है कि अभी कुछ जगहों पे बोरे में से जो है वो अंकुरित होने लगी है धान, तो इसके लिए करते क्या व्यवस्था की जा रही है आपके द्वारा या उनके द्वारा? अब इसके रूप में तो जैसे जो कच्चे स्टेक है उनमें जो पानी की वो थोड़ी सी उसके कारण हो सकता है कि कहीं कहीं हो, लेकिन ये है कि कच्चे स्टेकों को अभी सबसे पहले प्राथमिकता से उठाया जा रहा है। लगभग कितना मीट्रिक टन यहाँ पर माल रखा हुआ है अभी? अपने यहाँ पर लगभग 52,000 मीट्रिक टन रखा हुआ है। क्या कारण है ये उठाव नहीं हो पा रहा है? कई महीने गुजर चुके हैं, उठाव नहीं हुआ है। मिलिंग के कारण ही नहीं हुआ है, मिलर से ही उठा के ले जाता है। सर इसका काम क्या है आपका, यानी आपका काम क्या है इसमें, यानी देख रेख भंडारण या और कुछ? इसमें अपना स्टोरेज का वो रहता है, स्टोरेज खाद्यान्न का सुरक्षित रखाव भंडारण का। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम विजेंद्र सिंह ठाकुर है, शाखा प्रबंधक बलरामपुर। थैंक यू। राज्य सरकार ने बीते कुछ वर्षों में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाकर शुद्ध खाद्य सामग्री विक्रय को लेकर छापेमारी की थी, जिसके बाद इस अभियान को नियमित बनाए रखने का जिक्र हुआ था। बालाघाट जिले में भी इसी के तहत अमानक नमूने एकत्रित किए गए, लेकिन अब आलम यह है कि न तो जांच का पता है और न ही जांच रिपोर्ट का। खाद्य विभाग के पास निर्धारित समय पर जांच रिपोर्ट नहीं आ पाती। हाल ही ऐसा है कि अब भी 1 वर्ष पहले भेजी गई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य विभाग द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए की जाने वाली जांच राज्य शासन के इशारे का हमेशा इंतजार करती है। अधिकारियों को निर्देश होते हैं तभी जांच हो पाती है, वरना कैसी भी मिलावट हो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अधिकारियों के बयान से ऐसा ही कुछ समझ आता है। वर्तमान में बाजार अनलॉक हुआ है, 2 महीनों से बंद बाजार के हाल की सुध लेना खाद्य विभाग ने जरूरी नहीं समझा। इस कालावधि में कई खाद्य सामग्रियों की डेट एक्सपायरी हो गई होगी। बिकने वाले खाद्य पदार्थ तथा मिठाइयाँ जस की तस रही होंगी, लेकिन खाद्य विभाग ने सुस्ती का जो उदाहरण पेश किया है उससे जांच की बात बेमानी है। ऐसे में आम नागरिकों को उन्हीं खाद्य सामग्री की खरीदी के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो सामग्री एक्सपायरी हो गई होगी। जांच रिपोर्ट की बात की जाए तो विभागीय जानकारी में बताया जाता है कि बीते 2 वर्षों में 50 से अधिक मामलों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अमानक एवं मिथ्या छाप नमूनों को जांच के लिए भेजा गया और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राशि लाखों में बताई जाती है, जिसकी 80% वसूली की बात अधिकारी कहते हैं। जांच रिपोर्ट को लेकर जानकारी लेने पर पता चलता है कि विभागीय नियम है कि 14 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 14 दिन में खाद्य विभाग के पास जांच रिपोर्ट पहुंची हो। हैरानी की बात है कि किसी जांच रिपोर्ट को 1 महीने, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं। चिंतनीय है कि जिला खाद्य विभाग को 1 वर्ष पूर्व भेजे गए नमूने की जांच के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 वर्ष पूर्व भेजे गए नमूने अब तक सलामत भी होंगे या नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोरे ने बताया कि कोविड के पूर्व मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया था, जिसमें एसडीएम कोर्ट में मामले भी प्रस्तुत किए गए। अभी विभागीय निर्देश आए हैं कि कोविड काल में एक्सपायरी खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ, मिठाइयों की जांच की जाए, जिसको लेकर तैयारी है। अभी कोविड से पहले मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत जिले में प्रतिदिन खाद्य अपमिश्रण मिलावट से संबंधित कार्रवाइयाँ हुई है, जिसमें हर कैटेगरी में नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए। नमूने ज़्यादा होने की वजह से रिपोर्ट जो है समय पे कई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई इसके बाद उसके अगेंस्ट जो है माननीय एडीएम कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किए जा चुके हैं। और अधिकांश केसेस में जो इसके पहले एडीएम साहब श्री नोबल फ्रैंक साहब जो थे, उनके कार्यकाल के दौरान अधिकांश केस जो है उनका निर्णय हो चुका है और उसमें जुर्माना किया जा चुका है। मोहम्मद, कितने दिन लगते हैं एक रिपोर्ट आने में सैंपल भेजने के बाद? देखिए, अधिनियम के नियमानुसार तो 14 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए सैंपल पहुंचने के, लेकिन अधिक मात्रा में नमूनों की संख्या होने की वजह से लेबोरेटरी के द्वारा अभी पिछले 2 अभियान से रिपोर्ट जो है समय पे नहीं आ रही। महिला हिंसा और लैंगिक अपराध आए दिन सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर हैवानियत का क्रूर चेहरा बच्चों से दुराचार के रूप में भी सामने आता है। लेकिन हैवानियत की हद कहें तो अब मानसिक पीड़िता बच्ची भी नराधमों की बुरी नजर से सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला ऊर्जा डेस्क में पहुंचा था, जिसमें खैरी की एक मानसिक विक्षिप्त 14 वर्षीय बालिका गर्भवती हो गई थी, जिसे वर्तमान में 7 माह का गर्भ है। सामाजिक परिवेश में हैवानियत के ऐसे मामले झकझोर कर रख देते हैं। महानगरों में होने वाले दुराचार की घटनाएं भले ही मीडिया में सुर्खियों में बनी रहकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा के लिए विरोध दिखाई पड़ता हो, कैंडल मार्च निकालकर दुराचार की शिकार युवती, बालिका या महिला के दर्द का आभास कर दिल तड़पता हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी बालाघाट जैसे छोटे जिलों में भी वही कुछ हो रहा है जो महानगरों से लैंगिक दुराचार घटनाओं में देखने सुनने को मिलता है। हाल ही की बात की जाए तो खैरी निवासी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त 14 वर्षीय बालिका से अज्ञात हैवान ने हैवानियत की और उसे जिंदगी भर का दर्द दे दिया। बालिका अबोध है, अच्छा बुरा नहीं जानती, लेकिन दरिंदे ने उससे दुराचार किया और इसका पता परिवारजनों को तब चला जब वो 4 महीने की गर्भवती हुई। वन स्टॉप सेंटर में बालिका की जानकारी लगी और यहाँ से महिला ऊर्जा डेस्क को सूचना पहुंची। पुलिस ने अपनी ओर से न्यायालय में आवेदन देकर बालिका की मनोदशा और परिस्थिति के आधार पर गर्भपात कराने के प्रयास किए, लेकिन न्यायालय ने गर्भकाल अधिक हो जाने की वजह से गर्भपात की अनुमति नहीं दी। अब यही मानसिक विक्षिप्त बालिका बच्चे को जन्म देगी। जानकारी के अनुसार बालिका वर्तमान में 7 माह की गर्भवती है। आज ये सामाजिक सच्चाई है कि हैवानियत का क्रूर चेहरा बालिकाओं पर इस तरह के अत्याचार के रूप में सामने आता है। अक्सर ऐसे मामलों पर लोक लाज की वजह से परिजन भी कुछ कहने से बचते हैं। पुलिस ने भी इस मामले में प्रयास किया कि दुराचारी का पता लगाया जा सके, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं कलंकित करने वाली हैं, जिसमें बालिकाएं, मानसिक विक्षिप्त बच्चियां और युवतियों के साथ ही महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान कायम है। कोतवाली थाने में महिला ऊर्जा डेस्क में महिला अपराधों से जुड़े मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं, जिसमें बीते दिनों 2 मामलों के आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। एक आरोपी ने महिला से नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया, तो वहीं दूसरे ने जान पहचान बढ़ाकर महिला को दुराचार का शिकार बनाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नैनपुर निवासी 27 वर्षीय अक्षय झारिया ने 26 वर्षीय महिला से पहचान बढ़ाते हुए उसका दुष्कर्म किया। बताया गया कि अक्षय साई मंदिर के पास स्थित बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्य करता था और समूह के माध्यम से महिलाओं को लोन प्रदान कर उसकी किश्त की राशि एकत्रित करने का काम करता था। वहीं दूसरे मामले में भटेरा चौकी निवासी एक महिला ने राहुल भट्टा ग्राम खैरलाजी निवासी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ ज्यादती की। दोनों ही मामले में पुलिस ने अपराध कायम कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के समाचारों से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।